ये है मेरे पास CMF Phone 2 Pro और देखा तो इस फोन को मैं पिछले कुछ लंबे समय से यूज कर रहा हूं और आज इस वीडियो में बात करने वाले कि वाकई में CMF Phone 2 Pro लेने लायक है या नहीं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन सबसे पहले बात करें कि आखिर CMF ब्रांड के बारे में। देखो एक बात तो यह माननी पड़ेगी, जब CMF यहाँ पे लॉन्च हुआ था तब इन्होंने यहाँ पे मॉड्यूलरिटी कंसेप्ट लाए थे, यानी कि फोन का बैक पैनल आप बदल बदल के यहाँ पे नया लगा सकते हो, नए नए एक्सेसरीज को लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अलग अलग स्क्रूज को ओपन करना पड़ेगा और वही सेम चीज CMF Phone 2 Pro में कंटिन्यू है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप पुराने फोन के एक्सेसरी यहाँ लगा लें, इसके लिए अलग बैक पैनल अलग एक्सेसरीज उन्होंने यहाँ पर बनाया। और एक बात है कि फोन के अंदर 4 स्क्रू लगे हुए हैं, उसको अनस्क्रू करना पड़ेगा और उसमें लगता है यहाँ पे टाइम। और ज्यादातर लोगों के लिए आज के समय में यहाँ पे जो फोन के अंदर जो मॉड्यूलरिटी वाला कंसेप्ट है ना, मेरे को इतना ज्यादा यूजफुल नहीं लगा और ये भी नहीं लगता कि 20,000 रुपए के नीचे लोग अलग अलग स्क्रू, अलग अलग बैक पैनल या इवन कैमरा लेंस के लिए अलग से यहाँ पे पैसा देने वाले हैं। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, इस फोन को लेंगे, डब्बे से निकालेंगे और उसको तुरंत यूज करना शुरू करेंगे, बजाय ये सोचे कि इसके अंदर क्या क्या किया जा सकता है। और ये शायद बात नथिंग को पता थी, इसीलिए अब फोन के डिजाइन और लुक्स में भी चेंज किया। और दूसरी बात है कि डब्बे को भी मोटा कर दिया। और डब्बे की इधर खास बात है कि जो डब्बा है ना, इसके अंदर आपको एक प्रॉपर चार्जर देखने को मिल रहा है 33 वॉट का। हाँ मानता हूँ ये फास्ट चार्जर नहीं है, लेकिन डब्बे में अगर एक चार्जर देखने को मिल रहा है तो बहुत सही चीज है, क्योंकि आज के समय में मिलना भी बड़ी चीज है। लेकिन नथिंग को समझ में आ गया कि 20,000 रुपए से नीचे अगर फोन निकाल रहे हैं तो डब्बे में चार्जर देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, अनऑफिशियल चार्जर, अनऑथोराइज्ड चार्जर, सड़क पे चार्जर मिल रहा है ना, उससे चार्ज करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण से फोन की बैटरी में प्रॉब्लम आती है, ज्यादा गर्म होता है। इस वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया नया चार्जर डालकर दे देते, लोग कम से कम थर्ड पार्टी अनऑथोराइज्ड जो बेकार चार्जर होते हैं उन्हें यूज ना करें, ताकि फोन भी उनका चलता रहे। और इसके साथ ही बॉक्स में केस भी उन्होंने डाल दिया है। और देखा जाए तो इन्होंने 18,999 से इसकी कीमत रखी है और फोन के अंदर 6.77 इंच का डिस्प्ले, हालांकि बड़ा डिस्प्ले लोग यूज कर रहे हैं, फुल HD+ है, बेजल्स थोड़े से ज्यादा है। और यहाँ पर देखा जाए तो 120 हर्ट्ज का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है, 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है और 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग है। HDR10+ को सपोर्ट करता है। 800 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस से आउटडोर में ले जाएंगे तो तकरीबन 1300 निट्स की ब्राइटनेस है और HDR के अंदर पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स की है। यानी कि कंटेंट जब आप इस पे देखेंगे तो मजा आ जाएगा। कलर्स, ब्राइटनेस बहुत अच्छी रहेगी, उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली किसी भी कंडीशन में। लेकिन इन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्शन के नाम पे आगे सिर्फ पांडा ग्लास डाला है। देखा तो कुछ जगह काम चाहिए, लेकिन कुछ जगह कॉस्ट कटिंग भी करी है। और एक और जगह जहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी है वो इसके स्पीकर्स में सिंगल स्पीकर दिया यार। स्टीरियो स्पीकर देते तो मजा आ जाता। 18-19 हजार में स्टीरियो स्पीकर्स की जो डिमांड हर कोई करता है, और स्टीरियो स्पीकर ना देके सिंगल स्पीकर देना थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग है। लेकिन हाँ, सिंगल स्पीकर थोड़ा सा यहाँ पे लाउड लगता है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स की कमी यहाँ पे अभी भी खलती है। इसके साथ ही यहाँ पे MediaTek Dimensity 7300 Pro दिया है। ये 7300 आया तो उससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। परफॉर्मेंस मोर और लेस वैसी ही देखने को मिलेगी जैसे 7300 की है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से थोड़ा सा और एडवांस किया जा सकता था, लेकिन ये बोलना चाहूंगा 7300 Pro डिसेंट प्रोसेसर है। नॉर्मल टास्क में कोई दिक्कत नहीं आने वाली और थोड़ी बहुत लाइट गेमिंग कर लेंगे। इस प्रोसेसर को जो चीज पीछे रोकती है ना, वो है UFS 2.2 स्टोरेज। 2.2 स्टोरेज उतनी ज्यादा फास्ट लगती नहीं है और कई बार एक्सट्रीम हाई यूज केसेस के अंदर आपको यहाँ पे माइनर लैग देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही कैमरा ऐप के अंदर भी मैंने लैग, और कैमरा ऐप से अगर आप जल्दी जल्दी फोटो खींचे तो वहां पर भी हल्का सा लैग आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही UFS 3.1 होता तो बेटर रहता। और हाँ, गेमिंग के लिए देखा जाए तो इस फोन को टारगेट थोड़ा नहीं कर सकते। देखो 20,000 के नीचे ठीक ठाक गेमिंग कर सकते हैं। 8GB की LPDDR4X रैम है, 128GB 256GB की UFS 2.2 स्टोरेज दी है और स्टोरेज को एक्सपेंड करने के लिए माइक्रो SD कार्ड का भी स्लॉट दिया, जो कि हाइब्रिड स्लॉट के साथ आता है। इसके साथ ही यहाँ पे Android 15 के साथ है, Nothing OS 3.2 के साथ है। अपडेट्स वगैरह में यहाँ पर काम हुआ है। और एक बात बता देना चाहूंगा, Nothing OS के अंदर ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं करे जैसा फोन 3A में दे रहे थे। Nothing OS एग्जैक्ट सेम दे रहे हैं। इसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी इस बार अच्छे कर दिए, जैसे फोन 3A में थे। जो एसेंशियल स्पेस फोन 3A में लाए थे, जो एसेंशियल की इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, साइड माउंटेड एक्स्ट्रा बटन देना AI के लिए, वो इसमें भी डाला है। एसेंशियल स्पेस यहाँ पे काम करता है। हालांकि उसके लिए आपको कनेक्टिविटी चाहिए इंटरनेट की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें इन द डिवाइस काम नहीं करती, ये बाहर सर्वर के साइड पे काम करती, तो वो एक बात जानना जरूरी है। और जो एसेंशियल स्पेस की है उसकी पोजीशन थोड़ी सी ऑड लगी, क्योंकि यहाँ पे कई बार अगर पावर बटन में दबा रहा हूँ तो एसेंशियल की को यहाँ पे कई बार दबा देता था। तो वो एक चीज है कि इसका पोजीशन और प्लेसमेंट थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। हालांकि टेक्सचर उन्होंने पावर बटन और एसेंशियल की का अलग कर रखा है, तो वहां से डिफरेंस यहाँ पे बताया जा सकता है। एक खास बात यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि भले ही फोन 20,000 रुपए के नीचे है, लेकिन यहाँ पे 3
ईयर्स के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट और 6 ईयर के सिक्योरिटी पैच के अपडेट प्रॉमिस कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा काम किया नथिंग ने, जहां पे बजट फोन और 20,000 रुपए से कम के फोन के अंदर भी अगर कंसिस्टेंट और सॉफ्टवेयर अपडेट का अच्छा सपोर्ट मिले तो लोग इस फोन को लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कि यहाँ पे 50 MP के मेन कैमरे को यूज किया गया। वो कैमरा यूजेबल है, उससे आप कुछ अच्छी फोटोग्राफ भी ले सकते हैं, लेकिन इस फोन के अंदर 50 MP के 2x टेलीफोटो के जूम लेंस को इंटीग्रेट किया गया और 8 MP के अल्ट्रा वाइड को भी। लेकिन 8 MP का जो अल्ट्रा वाइड है उसकी क्वालिटी इतनी खास नहीं है, और जो 50 MP का 2x टेलीफोटो जूम लेंस है उसकी भी क्वालिटी काफी ज्यादा एवरेज है। वहां पर भी काम करने की थोड़ी जरूरत है। हालांकि प्राइस पॉइंट में 50 MP का 2x टेलीफोटो जूम लेंस देना एक अच्छी बात है, लेकिन मेरी नजर में 50 MP का मेन कैमरा अच्छा देते और एक 50 MP का ही अल्ट्रा वाइड एंगल देते तो ज्यादा यूजफुल होता। हालांकि लोगों को 3 कैमरे से अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन लेटरली जो 2 कैमरा है ना उनकी क्वालिटी और इंप्रूव की जा सकती थी यहाँ पे। हालांकि एक अच्छा काम किया गया कि यहाँ पे मैक्रो लेंस है, डेप्थ सेंसर पे इन्होंने कोई फालतू खर्च नहीं किया, तो वो तो एक बेटर चीज रहेगी। इसके साथ ही फोन के अंदर स्पेशल मैक्रो फोटोग्राफी के लिए स्पेशल लेंस का एक अटैचमेंट डाला है, जिसके लिए आपको पीछे का जो बैक कवर होता है ना वो यहाँ पे बदलना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे बैक पैनल पे एक्सेसरीज लगाने हैं, लैंडयार्ड वगैरह को लगाना है, तो चीजें खोलने में बंद करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो स्क्रूज है ना उनको भी थोड़ा अच्छे तरीके से लगाना है, टाइट करना है, खोलना है, तो वो भी एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। इवन 99% लोग इस चीज को यूज नहीं करने वाले। और मॉड्यूलरिटी है ना ये गिमिक के रूप में यहाँ पे साबित हो रही है। प्रैक्टिकली मेरे को भी थोड़ी दिक्कत आती है इसको पहली बार ओपन वगैरह करने में, तो नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी ओपन नहीं करने वाला है इसको। तो मेरे को नहीं लगता कि एक्सेसरीज वगैरह पे ज्यादा लोग खर्च करेंगे यहाँ पे। और अगर इसी डायरेक्शन में लोग चले तो प्रेडिक्शन कहता है मेरा कि शायद CMF आगे चल के ये जो मॉड्यूलरिटी वाला जो कंसेप्ट है ना शायद टोटली डिच कर सकते हैं। अभी नहीं करें, लेकिन कुछ साल बाद ये चीज पॉसिबल है, क्योंकि लोग इसका शायद इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे आगे वाले समय में भी। इसके साथ ही बात करें सेल्फी कैमरा, मेरे को इसका पसंद आया जो कि 16 MP का है। और वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज में बात करना चाहूंगा कि मेन कैमरा और टेलीफोटो जूम लेंस आप 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन 8 MP वाले कैमरा से आप सिर्फ 1080p क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वो एक अच्छा लगा। फोन की थिकनेस 7.8 mm की है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से पतला है, हल्का है। वेट भी इसका 185 ग्राम से, तो यार हाथ में पकड़ने में हल्का लगता है। 5G के बैंड्स का टोटल सपोर्ट है, VONR वगैरह सबको सपोर्ट करता है। 5000 mAh की बैटरी देता है, 33 वॉट की चार्जिंग देता है, लेकिन उसे फास्ट चार्जिंग कहना अभी भी डिबेटेबल है, क्योंकि 33 वॉट की चार्जिंग नॉर्मली है एंड्रॉइड की दुनिया में। हालांकि आईफोन से कंपेयर करें तो हाँ फास्ट तो ये रहेगा, लेकिन एंड्रॉइड के कंपैरिजन में जो दूसरे फोन आते हैं उनसे थोड़ा सा स्लो है। इसके साथ ही बात करें तो ओवरऑल फोन का प्राइसिंग कैसा है, देखो 18,999 में फोन मिलता है और 8GB रैम 256GB वाला मॉडल मिलता है 20,999 में। मेरे को लगता है कि अगर डिस्काउंट वगैरह मिलकर 20,000 रुपए में अगर फोन मिले तो हाँ एक बार कंसिडर किया जा सकता है अपने क्लीन यूजर एक्सपीरियंस के लिए। ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस चाहिए, वहां पे फोन सही है। डिस्प्ले की प्रायोरिटी अगर आपको है अच्छी तो वहां देखने को अच्छा मिल सकता है, और उन्होंने यहाँ पे डिसेंट फोन यहाँ पे बनाया। इसके साथ ही बात करें ना तो ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करना चाहूंगा। यहाँ पर आपको Dimensity 7300 Pro डिसेंट चिपसेट है जो डिसेंट अच्छी परफॉर्मेंस निकाल देगा। UFS 2.2 से यहाँ पे रोकता है। यहाँ पे इसका मेन कैमरा मेरे को सही लगा, लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट अच्छा मिला। इसके साथ ही चलाने में फोन भी मजेदार है और फालतू की कोई भी ऐप वगैरह नहीं देखने को मिलती, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। इसके साथ ही जो प्रॉब्लम मेरे को लगती है ना वो लगती है यार फोन के अंदर अगर स्टीरियो स्पीकर दे देते ना, एक बहुत सही चीज लगती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दे देते तो वो एक अच्छा एड ऑन होता है यहाँ पे, और चार्जिंग स्पीड बढ़ा देते यानी कि बेटर चार्जर दे देते ना तो भी एक अच्छी चीज यहाँ पर लगती। तो ओवरऑल ये कहानी होती CMF Phone 2 Pro की। इसके साथ ही नथिंग ने ना 2 ईयरबड्स भी दिए थे जो कि है CMF Buds 2 और CMF Buds 2 Plus। देखा तो दोनों की कीमत में थोड़ा सा डिफरेंस है। CMF Buds 2 Plus थोड़ा सा महंगा है, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज है कि ANC थोड़ा सा बेटर करती है, अडेप्टिव ANC डाल दी और हाई रेज और LDAC का सपोर्ट है। लेकिन सच में बताऊं नॉर्मल जितने भी लोग हैं ना उनके लिए यहाँ पे मैंने जब CMF Buds 2 देखे तो वो ज्यादातर सही है। देखो ऑडियो क्वालिटी में मेरे को इतना बड़ा डिफरेंस पता लगा नहीं, और ज्यादातर लोग शायद हाई रेज ऑडियो LDAC का शायद इतना ज्यादा यूज करे नहीं। तो 99% लोगों के लिए Buds 2 ज्यादा सही है, और ऑडियो क्वालिटी भी सही है, माइक की क्वालिटी भी सही है, और ANC भी देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप बजट में अगर एक ईयरफोन देख रहे थे तो हाँ CMF Buds 2 के ऊपर जा सकते हैं, और ऊपर से कस्टमाइजेबल रोटेटिंग रिंग भी इन्होंने डाल दी है। और हाँ अगर Buds 2 Plus और Buds 2 में मेरे को चुनना हो तो मैं Buds 2 चुनूंगा। देखो मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, पैसा बचाओ, Buds 2 Plus के ऊपर मत जाओ, यहाँ पे Buds 2 जाओ, आपके मोर और लेस सारे काम कर देगा और कोई भी चीज आप मिस आउट नहीं करने वाले हो। और 3,000 रुपए के अंदर एक डिसेंट ईयरफोन है यहाँ पे। अगर कोई बजट में लेने का सोच रहा है जिसकी क्वालिटी वगैरह सही हो, ऑडियो क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल, तो Buds 2 को यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। तो यार दोस्तों ये कहानी होती है ओवरऑल CMF Phone 2 Pro की।
इंटरेस्टिंग फोन इन्होंने बनाया है, काफी इंटरेस्टिंग चीजें करी है। अब देखने वाली बात है कि CMF फोन 2 Pro तो निकल गया, CMF फोन 2 कब आता है, और ये भी देखना है कि नथिंग वाले अब अपना जो नेक्स्ट फोन नथिंग फोन 3 निकालेंगे, उसकी हाइप ऑलरेडी बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें वो क्या नया करते हैं, क्या लेकर आते हैं। तो दोस्तों यार, थैंक यू आज इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।